हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वेक्टर्स के लिए, इस क्लास के अंदर हम वेक्टर की टाइप्स करेंगे कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और उन सभी जितनी भी वेक्टर की टाइप्स हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। और एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और करेंगे। वो डेफिनेशन क्या रहेगी अपनी, वो रहेगी पोजीशन वेक्टर की, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन हमें मिलेगी जीरो वेक्टर और नल वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड। मतलब कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या हो, कोइंसाइड हो, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? नल वेक्टर, या फिर उसको क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? एरो का सिंबल। मतलब ये जो नोटेशन हुई, ये नोटेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर के लिए। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर को एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर ले लिया ए बी, तो इनिशियल पॉइंट अपना हो गया कैपिटल ए और टर्मिनल पॉइंट हो गया कैपिटल बी। और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए बी जो है वो वेक्टर ए बी किसके इक्वल है? वेक्टर ए के इक्वल है। और अगर इसी वेक्टर की हम डायरेक्शन अपोजिट कर दें, मतलब बी हमने क्या मान लिया? इनिशियल पॉइंट, और ए हमने क्या मान लिया? टर्मिनल पॉइंट। तो डायरेक्शन हमारी कहाँ से कहाँ की तरफ होगी? बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। तो क्या बनेगा? अब ए बी हमने लिखा था वेक्टर ए से, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन जब हमने इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन क्या हो जाएगा? चेंज। मतलब वेक्टर ए के आगे प्लस का साइन है तो हम किसका लगा देंगे? माइनस का। तो वेक्टर बी ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए को। तो वेक्टर बी ए जो बना वो वेक्टर बी ए किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए के इक्वल आ गया। अब इन दोनों वेक्टर को मैं ऐड कर देता हूँ। मतलब वेक्टर ए बी को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और बी ए को हमने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया, मतलब वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी ए, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। और वेक्टर ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल बना? देखो, हमने ए से स्टार्ट किया, बी पर गए, फिर बी से ए पर आए, तो ये वेक्टर हमारा बना वेक्टर ए ए। मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो गए? सेम हो गए। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट? वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर ए, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो आंसर में क्या बचेगा? जीरो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं। मतलब जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट किसी भी वेक्टर का कोइंसाइड हो, तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? वो हमारे पास जीरो वेक्टर, या फिर क्या बनेंगे? वो नल वेक्टर। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन आती है प्रॉपर वेक्टर की। तो प्रॉपर वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? कि कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो हो। मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो नल वेक्टर को छोड़ के जितने भी वेक्टर्स बनेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? प्रॉपर वेक्टर्स होंगे। तो आगे जो डेफिनेशन आएंगी, जैसे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आएगी जो अगली ही है। इसके बाद हम लोकलाइज्ड वेक्टर पढ़ेंगे, फ्री वेक्टर पढ़ेंगे, को प्लानर वेक्टर पढ़ेंगे, को लीनियर पढ़ेंगे, और इक्वल वेक्टर की भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं, ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या होंगे? प्रॉपर वेक्टर होंगे। नल वेक्टर को छोड़कर जितने भी वेक्टर्स बचते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्रॉपर वेक्टर कहलाएंगे। तो इस डेफिनेशन में बस इतना ही था। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? कि एक ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। यूनिटी का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो क्या हो? इक्वल टू वन हो।
इक्वल टू 1 के इक्वल आए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन को हम यूनिट वेक्टर के से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें और वो मैग्नीट्यूड क्या आए, इज इक्वल टू 1 आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और यूनिट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालने का क्या है, फॉर्मूला है कि हमें कोई भी एक वेक्टर ए दिया होगा और उस वेक्टर का अगर हमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करवा देंगे। तो अगली जो क्लासेज आएंगी, अगली क्लासेस के अंदर हम स्केलर कंपोनेंट भी हम पढ़ेंगे, वेक्टर्स कंपोनेंट भी हम पढ़ेंगे, और किस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आपको इतना बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर ए जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। और इस वेक्टर का अगर हमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस कितना आ गया, 5k कैप। अगर किसी भी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट हैं उन स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करो, उनको ऐड करो, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। मतलब यहाँ पे इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट हैं 2, 3 और क्या है 5, इनका हम स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। और जो रिजल्ट बचेगा उस रिजल्ट का हम क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट क्या होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। तो इसको हम अगली क्लासेस में ही समझेंगे। यहाँ पर बस मैंने आपको इतना बताया है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम किस तरीके से निकालते हैं। अब हमने इसको थ्योरेटिकली ही जैसे यहाँ पर देख लिया, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से हमने यूनिट वेक्टर को हमने समझा था कि वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे हमने क्या लिया, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने मोड ले लिया। दोनों तरफ मोड लेंगे तो न्यूमरेटर में जो वेक्टर ए है इसका भी हम मोड लेंगे और डिनोमिनेटर में जो वेक्टर है इसका भी हम मोड लेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मोड है, इसका 1 टाइम लो या 2 टाइम लो, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि बोथ आर सेम। और दोनों रिजल्ट कैंसिल आउट होने के बाद आंसर हमारे पास क्या बचेगा, इज इक्वल टू 1। मतलब एक वेक्टर ए कैप एक ऐसा वेक्टर था जिस वेक्टर का हमने मोड निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला और वो क्या आया हमारे पास, इज इक्वल टू 1 आया। तो वो वेक्टर क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स की। तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम लेंथ, सेम और पैरेलल सपोर्ट और सेम डायरेक्शन या सेम सेंस। तो मान लो हमने यहाँ पे 2 वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर ले लिया हमने ए बी, से वेक्टर ए बी ले लिया और इसकी जो डायरेक्शन है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ है। एक वेक्टर हमने ले लिया सी डी, सेकेंड वेक्टर हमने ले लिया सी डी, इसकी डायरेक्शन सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ है। तो वेक्टर ए बी को हमने वेक्टर ए से स्मॉल सिंगल लेटर ए से हमने रिप्रेजेंट किया और वेक्टर सी डी को हमने वेक्टर बी से क्या किया, इसको हमने रिप्रेजेंट किया। अब इन दोनों वेक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, सेम है। मतलब वेक्टर ए बी जो है, इस वेक्टर ए बी का अगर मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे
तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमने मान लिया कितना आया, 7 यूनिट्स आया। मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 7 यूनिट्स है। और वेक्टर सी डी जो है, इस वेक्टर सी डी का भी हमने मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर को। तो इसका भी जब हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो वो भी हमारे पास कितना आया, 7 यूनिट्स आया। इसकी भी लेंथ हमें कितनी मिली, 7 यूनिट्स मिली। मतलब इन दोनों वेक्टर की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, सेम है। और ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं किसी पैरेलल लाइन को सपोर्ट करते हैं। मतलब ये लाइन हमने एक एल ले ली और इसके लिए लाइन हमने एक एम ले ली। एल और एम लाइन, ये दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। और इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है। मतलब अगर मान लो एक वेक्टर हमने ए बी लिया और दूसरा वेक्टर हमने क्या ले लिया, सी डी ले लिया, और इन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी सेम है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ और इसकी है सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो आई होप आपको ये चारों की चारों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगली जो डेफिनेशन आती है, अगली डेफिनेशन हमें मिलती है को इनिशियल वेक्टर की। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे हमने यहाँ पर एक वेक्टर ओ ए ले लिया, इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी है। एक वेक्टर हमने ओ बी ले लिया, इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी है। एक वेक्टर हमने ओ सी ले लिया, इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, और टर्मिनल पॉइंट क्या है, सी है। मतलब एक वेक्टर हमने ओ ए हमने वेक्टर लिया, एक वेक्टर हमने ओ बी ले लिया, एक वेक्टर हमने ओ सी ले लिया, और इन तीनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, लेकिन इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है। तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है, अगली डेफिनेशन आती है लाइक और अनलाइक वेक्टर की। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अलाइक इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड अनलाइक इफ दे हैव द अपोजिट डायरेक्शन। दो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उनको हम लाइक वेक्टर बोलेंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लिया और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर यहाँ पर हमने एक और पॉइंट ले लिया बी। स्टार्टिंग पॉइंट हमने ले लिया ए और ये लास्ट पॉइंट हमने ले लिया सी। एक वेक्टर हमने लिया ए बी। इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ है। और एक वेक्टर हम ले लेते हैं ए सी, और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ है। मतलब एक वेक्टर हमने ए बी लिया, इस वेक्टर की डायरेक्शन ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हुई, और एक वेक्टर हमने ए सी ले लिया, इस वेक्टर की डायरेक्शन ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ हुई, और ये तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर ए बी की है वही डायरेक्शन किसकी बनी, ए सी की बनी। अगर मैं ये सी पॉइंट जो है ये ए के लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, अगर मान लो हमने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया सी, तो अब जो डायरेक्शन है, अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। जो वेक्टर ए बी था, ए बी जो वेक्टर है, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, और ए सी जो वेक्टर बना, इस वेक्टर की डायरेक्शन है ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ। मतलब ए बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन हमारे पास होगी वेक्टर ए सी की। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो उसको हम कहेंगे लाइक वेक्टर, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। उसके बाद एक नोट है, उसमें क्या है, इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइक वेक्टर बट लाइक वेक्टर मे और मे नोट बी इक्वल वेक्टर। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वल वेक्टर हैं वो हमेशा लाइक वेक्टर होते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन में ये देखा था कि उन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
और लाइक वेक्टर के अंदर भी हमने क्या देखा कि वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन लाइक वेक्टर इक्वल हो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर एक वेक्टर ए बी ले लिया और एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, ए सी ले लिया। एक वेक्टर हमने ए बी लिया और दूसरा वेक्टर हमने क्या ले लिया, ए सी ले लिया। इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो अलग अलग है। यहाँ पर डायग्राम में ही पता चल रहा है कि ए बी की जो लेंथ है, ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो इसलिए हम इनको इक्वल वेक्टर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इन इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन में ये था कि मैग्नीट्यूड या लेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर लेंथ सेम है तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल वेक्टर होंगे। अगर लेंथ सेम नहीं है तो हम क्या बोल देंगे कि इक्वल वेक्टर नहीं है। यहाँ पर हमने कहा कि मे और मे नॉट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद अगली जो डेफिनेशन आती है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन irrespective of their magnitude and direction। तो कोलिनियर वेक्टर्स का यहाँ पर ये मतलब है इस डेफिनेशन का कि हमने कोई भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर ले लिए जो एक ही लाइन पे बनते हो। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली L और इस लाइन L के ऊपर हमने एक वेक्टर ए बी ले लिया, एक वेक्टर ए सी ले लिया, एक वेक्टर बी सी ले लिया या एक वेक्टर हमने ए डी ले लिया। तो ये सारे के सारे वेक्टर क्या बनेंगे, कोलिनियर वेक्टर बनेंगे। मतलब एक ही लाइन के ऊपर क्या करते हैं, ये लाई करते हैं। वेक्टर ए बी हमने ले लिया, वेक्टर ए सी ले लिया, वेक्टर बी सी ले लिया, वेक्टर सी डी ले लिया, वेक्टर ए डी ले लिया। तो ये सारे के सारे वेक्टर क्या बनेंगे, कोलिनियर वेक्टर बनेंगे, बिकॉज दीज वेक्टर्स लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही लाइन के ऊपर क्या करते हैं, ये लाई करते हैं। इसके बाद अगली डेफिनेशन है कोप्लानर वेक्टर की। तो कोप्लानर का मतलब यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो या पैरेलल प्लेन में लाई करते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया एक्स वाई, ये वाई एक्सिस और ये हमने क्या ले ली, एक्स एक्सिस। तो इसको हमने नाम बोल दिया ओ एक्स एक्सिस और इसको बोल दिया ओ वाई एक्सिस। तो दो या दो से ज़्यादा ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो। जैसे हमने यहाँ पर वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर बी ले लिया और एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, या फिर पैरेलल प्लेन में लाई करते हो। तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर्स हम बोलेंगे। उसके बाद अगली डेफिनेशन है लोकलाइज्ड वेक्टर की। तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है कि अ वेक्टर हैविंग अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे यहाँ पर हमने बड़ा ही अच्छा एग्जांपल लिया है, फोर्स इज ए लोकलाइज्ड वेक्टर। फोर्स क्या है, एक लोकलाइज्ड वेक्टर है। तो इसको समझते हैं कि फोर्स लोकलाइज्ड वेक्टर कैसे है। हमने यहाँ पर एक पाथ ले लिया, मतलब ये हमने लाइन ले ली और इस लाइन के ऊपर हमने ये एक बॉडी ले ली। कोई भी हमने यहाँ पे एक बॉडी ले ली और इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया। तो इस बॉडी के ऊपर जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर इस बॉडी की जो पोजीशन है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर हमें मिलेगी। मतलब इसके ऊपर फोर्स लगाया हमने, इसको आगे की तरफ धकेला, तो जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ पर मान लो अपनी रेस्ट पोजीशन में आ गया। तो ये जो वेक्टर बना, ये वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, ये वेक्टर बनेगा एक लोकलाइज्ड वेक्टर। अब ये लोकलाइज्ड वेक्टर क्यों बना, क्योंकि इस वेक्टर के पैरेलल हम कोई दूसरा वेक्टर नहीं ड्रॉ कर सकते। अब हम यहाँ पर तो कहीं पर फोर्स हम लगा नहीं पाएंगे, ना ही हम यहाँ पर लगा पाएंगे। हमने क्या किया, हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसका ये पॉइंट क्या था, फिक्स्ड था। हम यहाँ पर फोर्स नहीं लगा पाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। और उसी टाइप से इसी का अपोजिट है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड ना हो। अब इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड ना होने का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक प्लेन ले लिया, ये कोई भी एक प्लेन है और ये अपनी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसने अपना पाथ जो है वो चेंज कर दिया। तो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ यहाँ पर आ गई, इस प्लेन की पोजीशन यहाँ पर आ गई। इसने अपना जो पाथ है वो फिर से चेंज कर दिया, तो इस प्लेन की पोजीशन कुछ यहाँ पर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये प्लेन यहाँ पर किसी भी पॉइंट से आ रहा था और यहाँ तक आया, तो इसकी कोई ना कोई पोजीशन थी, कोई ना कोई इसका पाथ था। लेकिन अब इसने यहाँ से अपना पाथ स्टार्ट किया, फिर अपने यहाँ से इसने अपना पाथ स्टार्ट किया। मतलब ये अपना जो पाथ है वो चेंज कर रहा है। और पाथ चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल पॉइंट जो है इसका फिक्स्ड नहीं है। तो एक ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर बोलेंगे। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन आती है, अगली डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ द वेक्टर का हम यहाँ पहले भी हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं कि डायरेक्शन को अपोजिट कर देना। तो जैसे हमने यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर ले लिया ए बी, हम एक वेक्टर ए बी ले लेते हैं और इसकी डायरेक्शन है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, और हमने इसको सिंगल स्मॉल लेटर विद एरो से क्या किया? रिप्रेजेंट किया। स्मॉल लेटर हमने वेक्टर ए ले लिया। अब हमने यहाँ पे इसको लिखा कि वेक्टर ए बी जो है वो किसके इक्वल है? वेक्टर ए के इक्वल है। अगर हम इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, मतलब डायरेक्शन हमने ले ली बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। अब बी हमारा क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। बी इनिशियल पॉइंट हो गया, और ए क्या बना? टर्मिनल पॉइंट। ए बन गया टर्मिनल पॉइंट। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी? अपोजिट होगी। पहले इसकी डायरेक्शन थी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, लेकिन हमने इसकी डायरेक्शन क्या ले ली? बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। तो अब यहाँ पर जो वेक्टर बी ए बनेगा वो वेक्टर बी ए इस वेक्टर ए का क्या हो गया? नेगेटिव। मतलब आगे हमने इसके नेगेटिव का साइन लगा दिया, इसकी डायरेक्शन में क्या ले ली? अपोजिट ले ली। तो यही हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। अगली जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स, वो है पोजीशन वेक्टर की। देखो, पोजीशन वेक्टर का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालना कि वो कहाँ पर लाई करता है, उसकी पोजीशन क्या है, और उसकी पोजीशन निकालने के लिए उसका कोई रेफरेंस पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। और रेफरेंस पॉइंट हम जनरली क्या लेते हैं? ओरिजिन हम लेते हैं। तो इस डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिखा है? लेट ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट एंड ए बी एनी अदर पॉइंट। हमने क्या किया? हमने मान लो ये वाई एक्सिस हमने ले ली, और ये हमने क्या ले ली? एक्स एक्सिस हमने ले ली। इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया ओ एक्स एक्सिस से, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया ओ वाई एक्सिस से। और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने यहाँ पर एक पॉइंट पी लिया, और उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या लिए? हमने एक्स और वाई हमने ले ली। तो यहाँ पर P पॉइंट की जो हम पोजीशन हम निकालेंगे वो किसके विद रिस्पेक्ट हम निकालेंगे? ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट हम निकालेंगे। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो जो ये वेक्टर OP बनेगा, ये वेक्टर OP को हमने जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर r से विद एरो, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वेक्टर आर से ही इसको रिप्रेजेंट करो, हम ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं। जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनमें से किसी एक से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर आर बना, इस वेक्टर आर का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। मतलब इस पी पॉइंट की हमने पोजीशन बताई है किसके विद रिस्पेक्ट? ओ के विद रिस्पेक्ट। तो ये जो वेक्टर आर बना, ये वेक्टर आर हम क्या रिकॉल करेंगे? पोजीशन वेक्टर के नाम से। और आगे हम इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने पड़ेगा। और यहाँ पे वेक्टर आर की जो हम वैल्यू निकालेंगे, मतलब पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू निकालेंगे, वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से भी हम निकाल सकते हैं, सेम रीजन है। पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ ए पॉइंट तक गए, और O और A इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थी x, और O एक्स एक्सिस के अलोंग हमने वेक्टर यूनिट वेक्टर लिया i कैप। फिर हम A पॉइंट से P पॉइंट तक गए,
और ये जो AP है ये AP लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ से A पॉइंट से P पॉइंट तक इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो y है और जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग OY एक्सिस। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन यूज किया। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या होती है कि जो थर्ड साइड होती है वो थर्ड साइड बाकी दोनों साइड का एडिशन होता है। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP और वेक्टर OA किसके इक्वल बना, एक्स आई कैप के इक्वल और वेक्टर AP किसके इक्वल आया, वाई जे कैप के इक्वल। तो जो पोजीशन वेक्टर R है मतलब जो OP को वेक्टर OP को हमने सिंगल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया था मतलब वेक्टर R वो किसके इक्वल आया, एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसकी डायरेक्शन को। तो ये हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो आई होप आप सभी को ये जितने भी हमने वेक्टर्स की टाइप की ये आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं तक थी और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।